नमस्कार दोस्तों, नॉलेज एट्यूड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ ईडियम फ्रेज़ के एक नए पार्ट के साथ। तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे इस सेशन को जमकर लाइक कर दीजिएगा और जो भी आपके फ्रेंड सर्कल है, जो भी आपके पहचान के लोग हैं, उन तक इसको शेयर करिए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि बाकी लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि नया अपडेट और नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का नया सेशन। तो पहला इडियम लेते हैं क्यूर फिश। क्वीर फिश मीन्स होता है समवन हु इज़ वेरी स्ट्रेंज। मतलब कोई व्यक्ति जो स्ट्रेंज हो। स्ट्रेंज मतलब अजीबोगरीब या अलग हो, सबसे अद्भुत हो या अनयूजुअल हो, जो साधारण ना हो, अर्थात अजीबोगरीब इंसान। क्वीर का अर्थ होता है अजीबोगरीब या डिफरेंट, या कह सकते हैं विचित्र। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई तालाब है, उस तालाब में बहुत सारी मछलियां हैं, तो उस तालाब में अगर एक कोई क्वीर फिश अर्थात कोई अजीबोगरीब अगर मछली आ जाए तो बाकी मछलियां उसको देखकर क्या हो जाएगी, शॉक हो जाएगी, चौंक जाएंगे। उन लोग कहेंगे कि ये कैसी मछली आ गई, क्योंकि वो मछली उस तालाब के बाकी सदस्यों से अलग है। तो क्वीर फिश मीन्स होगा कि कोई अजीबोगरीब इंसान। अगला है क्विक फिक्स। क्विक मीन्स जल्दी से, फिक्स मतलब सुलझ जाना, मतलब जल्दी से सुलझने वाला या जल्दी से सॉल्व हो जाना। तो कोई समस्या या जो तुरंत सॉल्व हो जाए लेकिन कुछ समय के लिए, मतलब समस्या का तुरंत परंतु अस्थायी हल। मतलब अ फास्ट एंड ऑफन टेम्परेरी सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। फास्ट जल्दी, लेकिन एक टेम्परेरी अस्थायी सॉल्यूशन, मतलब किसी समस्या का तुरंत एक्शन, उस तुरंत सॉल्यूशन लेना, उसका किसी समस्या को तुरंत सुलझा लेना, लेकिन अस्थायी रूप से, कुछ समय के लिए। मान लीजिए कहीं झगड़ा हो रहा है दो पक्षों में, तो पुलिस आती है तो तुरंत क्या करती है, एक्शन लेती है और उस समस्या, उस झगड़े को थोड़ी देर के लिए सुलझा देती है, लेकिन बाद में उसके जाने के बाद फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है। तो क्विक फिक्स मीन्स होगा कोई समस्या जिसका सॉल्यूशन जो है तुरंत लिया जाए, लेकिन अस्थायी या कुछ समय के लिए हो। अगला है क्विक ऑन द ट्रिगर। क्विक ऑन द ट्रिगर मीन्स होता है क्विक टू रिस्पॉन्ड टू एनीथिंग या फास्ट एक्ट और रिएक्ट। मतलब तुरंत रिस्पॉन्ड करना, किसी किसी के एक्शन पर तुरंत रिस्पॉन्ड करना, या फास्ट एक्शन या फास्ट रिएक्ट करना। हम कह सकते हैं कि हाजिर जवाब होना। हाजिर जवाब होना मतलब किसी के बातों की तुरंत प्रतिक्रिया देना, तुरंत जवाब देना। क्विक ऑन ट्रिगर। ट्रिगर क्या होता है, जो बंदूक का ट्रिगर होता है, जिसे बंदूक का घोड़ा बोलते हैं, ट्रिगर है ना, तो इसे ट्रिगर बोलते हैं। ठीक, तो ट्रिगर क्या होता है, जैसे हम ट्रिगर पर उंगली रखते हैं और ट्रिगर को दबाते हैं, ट्रिगर को दबाते ही तुरंत बंदूक से गोली निकलने लगती है। तो जैसे ही हम ट्रिगर पर हम प्रेस करते, ट्रिगर को प्रेस करते हैं तो बंदूक से गोली तुरंत निकल आती है। उसी तरह से हाजिर जवाब होना, यानी किसी के बातों का तुरंत जवाब देना, पलट कर जवाब देना, तो उसे हम बोलते हैं क्विक ऑन द ट्रिगर। मतलब इतनी तेज़ी से हाजिर जवाबी होना जितनी तेज़ी से बंदूक की गोली निकलती है ट्रिगर पर हाथ रखने पर। अगला देखते हैं रैक एंड रूइन। इसका मतलब होता है कंप्लीट डिसरिपेयर और डिस्ट्रक्शन। मतलब पूरी तरह से बर्बाद हो जाना, डिसरिपेयर होना, जो कि फिर से रिपेयर ना हो सके। ऐसा बर्बाद होना, कोई चीज़ खराब हो जाना कि फिर से वो दोबारा रिपेयर ना हो सके, अर्थात पूरी तरह
क्षतिग्रस्त हो जाना। रैक एंड रुइन, तो इसको अगर हम देखें तो रैक का मतलब होता है, रुइन का मतलब होता है बर्बाद होना, ये तो आप समझ ही रहे हैं ना। रैक का, रुइन का मतलब होता है क्षतिग्रस्त या बर्बाद होना। और रैक कैसे आया? रैक जो है ये मेडिवल टॉर्चर डिवाइस है। मिडवल पीरियड में एक डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता था जिसका नाम है रैक, और उस रैक का इस्तेमाल जो है विक्टिम को टॉर्चर करने के लिए किया जाता था। तो रैक जो है ये भी विनाश का प्रतीक है, क्योंकि इसकी मदद से किसी को यातनाएं दी जाती या टॉर्चर दी जाती थी। और रूइन का मतलब होता ही है विनाश या क्षतिग्रस्त, तो रैक एंड रूइन का मतलब होगा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाना। अगला है रैक वंस ब्रेन। रैक वंस ब्रेन मीन्स होता है पुट ग्रेट एफर्ट टू थिंक ऑफ और रिमेंबर समथिंग। मतलब पुट ग्रेट एफर्ट टू थिंक, किसी चीज़ को सोचने में या उसका विचार करने में या किसी चीज़ को याद करने में अपने दिमाग पर बहुत ज़्यादा जोर देना, अर्थात किसी बात के लिए दिमाग पर पूरा जोर लगाना। रैक वंस रुइन, इस इडियम की अगर हम ओरिजिन देखें, इस उत्पत्ति देखें, तो ये इसकी उत्पत्ति ऐसी है कि रैक जो है एक इंस्ट्रूमेंट है। पुराने ज़माने एंशियंट टाइम में रैक एक इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था। इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल जो है कैदियों को या जो विक्टिम होते थे उनको यातनाएं अर्थात टॉर्चर देने के लिए करते थे। तो इस इंस्ट्रूमेंट में एक प्लेटफॉर्म होता था, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर विक्टिम को लेटा देते थे, उसकी कलाई और टखनों को बांध देते थे, और बांधने के बाद फिर उसको यातनाएं दी जाती थी। तो उसी तरह से रैक मतलब होता है यातना देना, वंस ब्रेन यानी अपने ब्रेन को टॉर्चर करना। तो ब्रेन को टॉर्चर करना मतलब क्या होगा कि ब्रेन पर जोर लगाना, किसी चीज़ को याद करने में या किसी चीज़ को विचार करने में अपने दिमाग को टॉर्चर करना, अर्थात दिमाग पर जोर लगाना, इसका मीनिंग ये हुआ। अगला है रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इसका मतलब होता है टू मच हैवी रेन, या कह सकते हैं मूसलाधार बारिश, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होना, जमकर बारिश होना। यह इडियम 17वीं सेंचुरी का है। तो ब्रिटेन में स्टॉर्म की वजह से अर्थात तूफान की वजह से जानवरों को अपने साथ साथ जो है बहा कर ले आती है। मतलब ब्रिटेन में क्या होता है, जो तूफान आती है इतनी तेज़ तूफान होती है कि चीज़ों के साथ साथ अपने साथ साथ जानवरों को अर्थात कुत्ते बिल्लियों को भी बहा कर ले जाती है। और इसका दूसरा एक इसके पीछे रीज़न ये हो सकता है इस इडियम के पीछे कि गांव में घरों के जो छप्पर होते हैं, थैचर जो होते हैं, छप्परों में कुत्ते बिल्ली अपने निवास बना लेते हैं। तो जब तेज़ बारिश होती है तो तेज़ बारिश होने पर जानवरों को अपने साथ छप्पर से नीचे बहा कर ले आती है। तेज़ बारिश की वजह से जो भी जानवर कुत्ते बिल्ली छिपे रहते हैं छप्परों पर, छतों पर, वो तेज़ बारिश के साथ बह के नीचे आ जाते हैं। तो मतलब इतनी तेज़ बारिश होना कि कुत्ते बिल्लियों को भी अपने साथ बहा कर ले आना। तो रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स मतलब होगा टू मच हैवी रेन, इतना रेन कि कुत्ते बिल्ली भी उस रेन में बारिश के पानी में बह जाए। अगला है रेनी डे। रेनी डे मीन्स होता है अ टाइम और पीरियड ऑफ अनफॉर्सीन डिफ़िकल्टी या ट्रबल या ऑन नीड, या कह सकते हैं समस्या के दिन। इसका मीनिंग ये भी होगा कि समस्या के दिनों में किसी चीज़ को बचा कर रखना, मतलब भविष्य में किसी चीज़ को स्टोर करके रखना ताकि समस्या के दिनों में वो काम आए। तब यहाँ लिखा ना नीड। तो रेनी डे क्या होता है? रेनी डे जो है एक समस्या भरा दिन होता है, क्योंकि ये बहुत ही मतलब हालांकि बहुत अच्छा मौसम भी होता है फसलों के लिए, लेकिन आम लोगों के लिए बहुत मुसीबतें लेकर आता है,
क्योंकि रेनी डे में हम कहीं काम पर नहीं जा सकते, बाहर निकल नहीं सकते, अपने खाने की तलाश में जो है जानवर बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो रेनी डे में क्या करते हैं, जो जानवर होते हैं, एनिमल्स और इंसेक्ट, चींटियाँ चींटियाँ वगैरह, वो खाने को स्टोर करके रखती है ताकि रेनी डे में काम आए। तो रेनी डे मतलब होगा समस्या के दिन या समस्या के दिनों के लिए भोजन वगैरह स्टोर कर कर रखना, या कोई वस्तु या भोज्य सामग्री या कोई भी ऐसी वस्तु जो जीविका चलाने में हेल्प करता है, उसको समस्या के दिनों के लिए स्टोर करके रखना। अगला है रेज आईब्रोज, मतलब आँखों के भौहों को ऊपर करना। इसका मतलब होता है टू कॉज सरप्राइज और माइल्ड डिसअप्रूवल, मतलब आश्चर्यचकित होना और डिसअप्रूवल होना। डिसअप्रूवल मतलब मना करना, किसी चीज़ के लिए हामी ना भरना, डिसअप्रूवल होना, अर्थात गुस्सा या आश्चर्य पैदा करना। तो रेस आईब्रोज, कोई व्यक्ति अपने भौहों को जब ऊपर कर लेता है तो कब करता है ऐसा, जब वो गुस्सा या नाराज हो या शॉक हो जाए। तो शॉक होने के कंडीशन में या गुस्से या नाराजगी की कंडीशन में हम क्या करते हैं, अपने आँख के भौहों को यानी आईब्रोज को ऊपर कर लेते हैं। तो रेस आईब्रोज मतलब होगा गुस्सा या आश्चर्य पैदा करना। अगला है रैंक एंड फाइल। इसका मतलब होता है ऑर्डिनरी मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप हु आर नॉट इन पोजीशन ऑफ लीडरशिप, अथॉरिटी और पावर। थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ इस की जगह पे इन होगा। मतलब ऑर्डिनरी मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप, किसी भी ग्रुप के जो ऑर्डिनरी मेंबर होते हैं, मतलब जो साधारण मेंबर होते हैं, जो कि लीडरशिप नहीं कर सकते हैं, जो उस ग्रुप का नेतृत्व नहीं कर सकते हैं, ना तो उन्हें कोई पावर या अथॉरिटी दी जा सकती है, अर्थात यू कैन से आम लोगों को हम रैंक एंड फाइल बोलते हैं। रैंक एंड फाइल इस ईडियम की अगर उत्पत्ति देखें तो ये एक मिलिट्री टर्म है। तो मिलिट्री में क्या होता है, सोल्जर्स की जो पंक्तियाँ अर्थात रोस और कॉलम होते हैं, तो जिनमें ऑफिसर्स या अधिकारी शामिल नहीं होते हैं, मतलब ऐसा एक ट्रूप जिसमें अधिकारी शामिल ना हो। तो जो मिलिट्री में जो साधारण सोल्जर होते हैं, उनका एक ऐसा समूह जिसमें मिलिट्री अधिकारी शामिल ना हो, और उस समूह को अभ्यास के लिए अर्थात मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए तैयार किया गया हो। रैंक एंड फाइल मतलब फौज के जो साधारण सेनाएं हैं उनको अभ्यास के लिए तैयार करना। तो रैंक एंड फाइल मतलब उस समूह में ऐसे फौजी है, ऐसे सोल्जर्स है जो कि साधारण है, आम है, जो कि कोई बड़ा अधिकारी नहीं है। तो रैंक एंड फाइल मतलब होगा आम लोग या आम जिंदगी। अगला है रेयर वर्ड। रेयर मीन्स जिसकी उपलब्धता कम हो, जो बहुत कम ही उपलब्ध होता हो, अर्थात एन एक्सेप्शनल इंडिविजुअल या एन यूनिक पर्सन। एक्सेप्शनल मतलब एक्सेप्शनल मीन्स कभी कभार, मतलब भी मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही रेयर। इंडिविजुअल मीन्स होता है साधारण, मतलब वो बहुत मतलब इंडिविजुअल ना हो, एक्सेप्शनल इंडिविजुअल हो। या कह सकते हैं एन यूनिक पर्सन। यूनिक मतलब जो बाकी लोगों से डिफरेंट हो, भिन्न हो। असाधारण व्यक्ति या असाधारण व्यक्तित्व वाला पर्सन। रेयर बर्ड मतलब ऐसी चिड़िया जो कि रेयर हो, जो जल्दी से कहीं दिखाई ना दे, उपलब्ध ना हो, असाधारण हो। अगला है रैट रेस। रैट रेस मीन्स होता है a way of life in modern society in which people
compete with each other for power and money। मतलब आज के आधुनिक समाज का ऐसा सिस्टम जिसमें क्या होता है कि लोग पावर और पोजीशन और मनी के लिए एक दूसरे के से क्या करते हैं, प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन करते हैं, अर्थात निर्मम या गलाकट प्रतियोगिता होना, मतलब कड़ी टक्कर लेना, बहुत कड़ी प्रतियोगिता होना। रैट रेस, इस इडियम की अगर हम ओरिजिन देखें तो जो रैट का जो केज होता है, मतलब चूहे का पिंजरा जिसमें चूहेदानी होते हैं, तो वो गोल होता है, वो सर्कल में होता है, ठीक है। तो चूहे के पिंजरे में चूहे को जब बंद कर देते हैं तो उसके पास बस इस सर्कुलर पाथ में ही घूमने का रास्ता होता है, बस इस सर्कल के आसपास ही वो घूम सकता है। हाँ, तो अगर वो रेस भी लगाएगा तो बस इस सर्कल के आसपास लगाएगा। और क्यों रेस लगाएगा, वो आपने देखा होगा कि चूहेदानी में जब चूहा फंस जाता है तो अपने आप को छुड़ाने के लिए, बाहर निकलने के लिए छटपटाता है, वो चारों तरफ ऐसे घूमता रहेगा गोल गोल। अगर चूहेदानी अगर गोल है तो चारों तरफ उसके चारों तरफ घूमता रहेगा, मतलब निरंतर संघर्ष करता रहेगा कि वो अपने आप को आज़ाद कर सके। तो क्या कर रहा है, वो संघर्ष कर रहा है, मतलब एक ऐसा संघर्ष कि बहुत ही कठिन संघर्ष कर रहा है, अर्थात बहुत कठिन प्रतियोगिता है वो। तो रैट रेस मतलब होगा ऐसा कंपटीशन या ऐसा प्रतियोगिता जो कि बहुत ही उसमें बहुत ही कठिन परिश्रम हो, मतलब गलाकट प्रतियोगिता, बहुत कड़ी टक्कर या बहुत कड़ी प्रतिस्पर्धा होना, जिसमें जीत का अंतर जो है, बहुत हार और जीत का अंतर बहुत ही कम होना, बहुत कम अंतर से हार जीत का फैसला होता है। अगला है रीड बिटवीन द लाइन्स। रीड बिटवीन द लाइन्स मतलब होता है टू लुक फॉर और अंडरस्टैंड अ हिडन मीनिंग, इंफॉर्मेशन और एन इम्प्लाइड मैसेज दैट इज नॉट एक्चुअली स्टेटेड और ऑब्वियस फ्रॉम आउटवर्ड अपीयरेंस। मतलब ऐसा छिपा हुआ अर्थ समझना या कोई ऐसा छिपा हुआ संदेश या मैसेज पढ़ना जो कि एक्चुअली उसके बारे में कहीं स्पष्ट ना किया गया हो, जिसको क्लियर ना किया गया हो, जिसका अर्थ समझना बहुत ही मुश्किल हो। जैसे कि कोड वर्ड में या कोई पहेली में कोई चीज़ अगर लिखा हुआ है तो उसके अर्थ को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कह सकते हैं कि वाक्यों को नहीं बल्कि उसके भीतर छुपे अर्थ को समझना। जैसे पहेली होती है ना, तो पहेली में क्या होता है कि जो सेंटेंस लिखे होते हैं उसको पढ़ने से समझ में नहीं आता उसका अर्थ, लेकिन उस हर सेंटेंस या हर वर्ड के पीछे, हर शब्द के पीछे उसका कोई छिपा हुआ अर्थ होता है। तो रीड बिटवीन द लाइन्स मतलब लाइन के बीच में, जैसे कि एक सेंटेंस, मान लीजिए एक पैराग्राफ है तो उसमें क्या होता है, एक लाइन में कुछ वर्ड सेंटेंस होते हैं, तो लाइन में पूरा सेंटेंस लिखा होता है, तो हम उस लाइन में ना पढ़कर उस लाइन के बीच में जो चीज़ लिखा हुआ है उसको समझना। तो लाइन के बीच अगर हम देखें तो कुछ लिखा हुआ मिलेगा नहीं, किसी भी पैराग्राफ में लाइन के बीच तो कुछ लिखा नहीं होता है, जो होता है लाइन में लिखा होता है। तो लाइन के बीच समझना मतलब जो कुछ नहीं लिखा है वो उसको भी समझना, या किसी चीज़ का छिपा हुआ अर्थ समझना। अगला है रेड कारपेट। रेड कारपेट मीन्स होता है अ ग्रीटिंग और रिसेप्शन मार्क बाय सेरेमोनियल कर्टसी, अर्थात शानदार स्वागत। तो रेड कारपेट है, क्या होता है रेड कारपेट, तो आपने देखा होगा कि जब उच्च श्रेणी के राजनेता या प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं तो उनके स्वागत के लिए जब वो क्या करते, बोर्डिंग करते हैं, है ना, मतलब प्लेन से या ट्रेन से उतरते हैं तो उनके रास्ते पर एक रेड कलर का कारपेट बिछा दिया था और उसी कारपेट पर वो चलते हैं। तो ऐसी परंपरा जो है बनी हुई है पूरे विश्व में। तो इस परंपरा की शुरुआत जो है 1902 में न्यूयॉर्क में किया गया था। न्यूयॉर्क सेंट्रल रेल रोड
जो सिस्टम है वहाँ का ट्रेन, जो वहाँ का जो रेलवे का सिस्टम है उन्होंने स्टार्ट किया था। तो क्या होता था कि जब कोई उच्च श्रेणी का राजनेता या कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति जब ट्रेन का सफ़र करके नीचे उतरता था, तो उनके स्वागत के लिए रेलवे विभाग क्या करती थी, एक रेड कारपेट बिछा देती थी और उस पर वो चल कर, वो ट्रेन से उतर कर जो है आगे जो है अपने कार पर या जो भी उनकी सवारी आगे रखी रहती है उस पर बैठ के चले जाते थे अपने गंतव्य तक। तो रेड कारपेट मतलब होता किसी के स्वागत के लिए जो है रेड कारपेट बिछाना, अर्थात शानदार स्वागत करना। रेड हेरिंग, इसका मतलब होता है समथिंग इररिलेवेंट दैट डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम समथिंग इम्पॉर्टेंट। कोई चीज़ जो कि इररिलेवेंट हो, मतलब जिसका कोई बेनिफिट ना हो, इररिलेवेंट हो, व्यर्थ का फालतू चीज़ हो ना, जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करे, आपका ध्यान भटका दे फ्रॉम समथिंग इम्पॉर्टेंट, मतलब महत्वपूर्ण मुद्दे से आपका ध्यान भटका देना, मतलब मुख्य मुद्दे से भटकाने वाला मुद्दा, रेड हेरिंग। इस इडियम की अगर हम ओरिजिन देखें तो हेरिंग नामक मछली को, हेरिंग क्या है, एक मछली है, एक मछली की प्रजाति है। तो हेरिंग नामक मछली को प्रिजर्व करने के लिए, अर्थात उसको बचा कर रखने, ताकि उस सड़े ना, उसको प्रिजर्व करने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि उस समय जो है रेफ्रिजरेटर नहीं था, तो उस हेरिंग मछली को प्रिजर्व करने के लिए उसमें नमक मिलाकर रखते थे, और जिससे वह लाल रंग की हो जाती थी नमक मिलाने से। और इस मछली का प्रयोग जो है कुत्तों को ट्रेनिंग देने के लिए करते थे। तो कुत्ते को ट्रेनिंग देने के लिए, तो कुत्तों का ध्यान भटकाने के लिए इस मछली का इस्तेमाल करते थे, मतलब उसके आगे मछली को रख देते थे, ठीक है, और मछली को देखकर वो उसके पीछे भागता था, उसका ध्यान भटकाया जाता था और वो ट्रेनिंग उसकी कंप्लीट होती थी। तो रेड हेरिंग मतलब होता मुख्य मुद्दे से भटकाने वाला मुद्दा। अगला है रेड लेटर डे। रेड लेटर डे मीन्स होता है एन इम्पॉर्टेंट ओकेजन फेस्टिवल और हॉलीडे या अ मेमोरेबल डे, मतलब एक महत्वपूर्ण अवसर या कोई त्यौहार होना या हॉलीडे होना, या कह सकते एक यादगार दिन होना, अर्थात कोई महत्वपूर्ण दिन होना। इस इडियम की अगर उत्पत्ति देखें तो एंशियंट रोमन में, अर्थात एंशियंट रोम में महत्वपूर्ण दिवस को लाल रंग से चिन्हित किया जाता था। मतलब वहाँ के जो लोग थे एंशियंट रोम के, तो अपने कैलेंडर में जो तारीख होती थी, तो जो इम्पोर्टेंट डेट्स होते थे, मान ली उस डेट में किसी का बर्थडे पड़ा है या कोई त्यौहार है, कोई फेस्टिवल है, तो उस फेस्टिवल को या इम्पोर्टेंट डेट्स को वो रेड कलर से मार्क कर देते थे, ताकि उन्हें याद रहे कि हाँ इस डेट को ये इम्पोर्टेंट डेट है, ये इम्पोर्टेंट दिन है। तो बाद में जो है वहाँ के कैलेंडर में इम्पोर्टेंट डेट्स को रेड कलर से छापा जाने लगा, तो रेड कलर से छापते थे इम्पोर्टेंट डेट्स को। तो रेड लेटर डे अर्थात उस कैलेंडर में कोई डेट अगर रेड कलर से लिखा हुआ है, उसका मतलब है वो दिन या वह दिवस या डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो रेड लेटर डे मतलब होता है महत्वपूर्ण दिवस या महत्वपूर्ण दिन। अगला है रेड रैग टू अ बुल। इसका मतलब होता है यूज्ड ऑफ समथिंग दैट मेक्स अ पर्सन वेरी एंग्री, मतलब किसी ऐसी वस्तु या किसी चीज़ का इस्तेमाल करना जो कि किसी व्यक्ति को बहुत ही क्रोधित कर दे, अर्थात गुस्सा दिलाने या भड़काने वाला कारण होना। रेड रैग टू अ बुल, लाल कलर का, रैग मीन्स कपड़े का कतरन या कपड़े का छोटा टुकड़ा, तो बुल यानी सांड, तो सांड के आगे अगर हम लाल कलर का कपड़ा का लहराएंगे तो क्या होगा, वो बहुत ही क्रोधित या गुस्सा हो जाता है, ठीक है ना। तो ये तो आप लोग जानते हैं इस फैक्ट को कि अगर सांड के आगे अगर हम लाल कलर का कपड़ा पहनकर चले जाए या लाल कपड़ा लहराने लगे तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। तो बुल को
अर्थात सांड को लाल कपड़ा दिखाना मतलब गुस्सा दिलाना या भड़काने वाला काम करना। अगला है रेड टैप। रेड टैप मीन्स होता है रेड टेप मीन्स होता है ओवर एक्सेसिव और टाइम कंज्यूमिंग रूल्स एंड ब्यूरोक्रेसी दैट हिंडर प्रोग्रेस। ओवर एक्सेसिव मतलब बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होना, ऐसा सिद्ध या ऐसा रूल या ऐसा नियम कानून जिसमें समय बहुत लगता हो। या ब्यूरोक्रेसी मीन्स होता है नौकरशाही, ऐसी नौकरशाही जो प्रोसेस को पीछे कर दे। हिंडर मीन्स पीछे करना, मतलब प्रोसेस को धीमा कर देना, मतलब ऐसी नौकरशाही जिसमें काम करने का प्रोसेस जो है बहुत ही धीमा हो, नौकरशाही। तो नौकरशाही क्या होता है? जो तंत्र होता है, जैसे सरकारी सिस्टम होता है, जो सरकारी कार्यालय में जो काम होते हैं, जो सरकार का जो सिस्टम होता है उसे नौकरशाही बोलते हैं। जिसमें सभी लोग क्या करते हैं, काम करते हैं साथ में। एक लेवल होता है, अधिकारी होता है, उसके नीचे बहुत सारे उसके नीचे वो बहुत सारे कर्मचारी होते हैं। तो जो पूरा सिस्टम होता है उसे बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। अर्थात सरकारी नियम कानून जो किसी प्रक्रिया को बाधित करता है। तो रेड टेप क्या होता है? आपने देखा होगा कि जो सरकारी फाइल्स होती हैं गवर्नमेंट की, ठीक है, तो उस फाइल में रेड कलर का फीता लगा होता है, रेड कलर का टेप लगा होता है। तो रेड कलर का टेप जो है ये सूचक है कि ये फाइल सरकारी है। तो रेड टेप लगाते हैं उसमें, ठीक है ना। तो उस रेड टेप को खोलने में क्या होता है, बहुत ही समय लगता है। अगर आप सरकारी कार्यालय में जाएंगे, अगर उनसे कोई काम कराना चाहते हैं, तो आपने देखा होगा कि बहुत ही हीला हवाली करते हैं, वो जल्दी से कोई काम करते नहीं हैं। और काम को जल्दी करने के लिए आपको उन्हें क्या देना पड़ता है, घूस देना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, तब जाकर वो आपका काम करते हैं। अर्थात सरकारी तंत्र जो है बहुत ही ढीला होता है। तो रेड टेप मतलब होता है सरकारी नियम कानून जो किसी प्रक्रिया को बाधित करता है। या कह सकते हैं बहुत ज़्यादा नियम कानून लागू होना। अगला है रेस्ट ऑन लॉरेल्स। रेस्ट ऑन लॉरेल्स मीन्स होता है टू बी सेटिस्फाइड विथ वंस पास्ट सक्सेस एंड टू कंसीडर फर्दर एफर्ट अननेसेसरी। टू बी सेटिस्फाइड वंस पास्ट सक्सेस मतलब अपने भूतकाल में आपने जो काम किया है, जो अचीवमेंट की है, उस पर ही निर्भर रहना और कोई नया प्रयास ना करना। मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति, उसने पास्ट टाइम में बहुत अच्छे काम किए। मान ली कोई प्लेयर है, उसने बहुत अच्छा खेल खेला, स्टेट लेवल खेला, नेशनल लेवल, ओलंपिक तक गया, बहुत सारी उसने उपलब्धि प्राप्त कर ली। बाद में कुछ सालों बाद वो बैठ जाता है, वो खेलना बंद कर देता है, सब कुछ बंद कर देता है। तो पेंशन तो उसको मिलता रहेगा, लेकिन कोई काम वो नहीं कर रहा है। बस उसने जो भूतकाल में, जो अपने पास्ट में जो उसने अचीवमेंट उसने गेन की थी, उसी पर ही वो निर्भर है। कुछ नया काम वो नहीं कर रहा है आगे के लिए। कंसीडर फर्दर एफर्ट अननेसेसरी मतलब आगे का कोई प्रयास करना वो अननेसेसरी समझ रहा है, व्यर्थ का समझ रहा है कि आगे कोई प्रयास करना उसके लिए व्यर्थ है, वो आगे कोई प्रयास नहीं करना चाहता है। अर्थात अपने पुराने उपलब्धियों पर ही निर्भर रहना, नए के लिए कोई प्रयास नहीं करना। इस इडियम की अगर हम उत्पत्ति देखें तो लॉरेल्स में क्या होता है, लॉरेल्स जो है एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, मतलब एक पेड़ है, उसकी पत्तियां जो है उसकी पत्तियों का इस्तेमाल जो है हम सजावट के लिए करते हैं। तो एंशियंट ग्रीक में लॉरेल्स की जो पत्तियां होती थी उसका माला बनाकर क्या जो है जीते हुए जो योद्धा होते थे, मतलब कोई योद्धा का कोई युद्ध जीत कर आया है, उस योद्धा को लॉरेल्स की पत्तियों का माला या पुष्पांजलि बनाकर उसको पहनाया जाता था। अतः लॉरेल्स की पत्ती या पुष्पांजलि जीत एवं उपलब्धि की प्रतीक हुआ करती थी। तो रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स मतलब अपनी उपलब्धि, तो लॉरेल्स मतलब होता है उपलब्धि का प्रतीक,
लॉरेल की पत्तियां उपलब्धि या जीत का प्रतीक है, मतलब अपने पुरानी उपलब्धियों पर ही रेस्ट करते रहना। अगला और लास्ट देखें तो है विदाउट राइम और रीज़न। इसका मतलब होता है टू बी विदाउट एनी ओबियस रीजनेबल एक्सप्लेनेशन, अर्थात बिना कारण के या अतार्किक, मतलब ऐसा काम या ऐसा तथ्य जिसका कोई कारण ना हो, अतार्किक हो। इस इडियम की अगर ओरिजिन देखें तो ये फ्रेंच वर्ड से आया है, अबाउट 1475 में जन्मा है ये इडियम। ये फ्रेंच वर्ड है तथा इंग्लिश में इसका प्रयोग जो है 1 शताब्दी पश्चात आरंभ हुआ। और राइम का मतलब होता है तुक। जो पोएम होती है ना, पोएम में क्या राइमिंग वर्ड होते हैं, जैसे टुक का लुक, बुक का कुक। तो मतलब जो लय वाला जो शब्द होता है तुक, इसमें तुकबंदी होता है। वो तुक में क्या होता है कि शब्दों का अंतिम अक्षर मिलता रहता है, लुक कुक टुक। तो आपने देखा होगा छोटे बच्चों की जो पोएम होती है तो वो उसमें राइमिंग वर्ड्स होते हैं जो एक तुक बनाते हैं। तो बिना तुक के या बिना रीज़न के, मतलब ऐसा तथ्य जिसका कोई तुक ना हो या जिसका कोई कारण ना हो, अतार्किक होना। ओके दोस्तों, आज का इडियम यहीं तक रखते हैं। आप इस सेशन को लाइक करिएगा और आपके दोस्तों तक इसको पहुंचाइए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि और लोगों का भी बेनिफिट हो सके। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जो है इसका अगला पार्ट है उसका नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए आपको। और अगर आप लोग ऐसे ही साथ बनाए रखेंगे तो मैं आपके लिए और भी टॉपिक्स जो है कवर करूँगा, जो कि ग्रामर का टॉपिक हो गया है ना, और आरसी हो गया, रीडिंग कम्प्रहेंसन हो गया, पैराजम्बल है, क्लोज टेस्ट है। तो इसी तरह से बहुत सारे टॉपिक है जो कि कवर करना है। तो ये सारे टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, नए सेशन लेकर आऊँगा। तो आप इसी तरह से अपना साथ हमारे साथ बनाए रखिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।